हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उससे आगे के जो क्वेश्चंस थे हमारे 25 क्वेश्चंस हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस कर लिए थे। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म की क्या डीमेरिट्स हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनफेयर होता है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तीसरा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। चौथा डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर, एक पार्टनर की डोमिनेंस ज़्यादा होती है। तो इसमें से सही आंसर जो होगा हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के ऊपर अगर लोन्स हो जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ज़्यादा लायबिलिटी उसकी हो जाती हैं तो वो शिफ्ट हो जाएंगी पार्टनर्स के ऊपर। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप की डीमेरिट्स है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बेस्ड ऑन केस स्टडी है, ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। हरीश वॉज अ सोल प्रोपराइटर एंड वॉज रनिंग अ रिटेल शॉप ऑफ गिफ्ट आइटम्स। Unfortunately, due to an accident, Harish died, due to which his business also came to an end. Which feature of the sole proprietorship is applied here? मतलब कहने का ये हुआ कि हरीश एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चला रहा था और उसके सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस चलाने में गिफ्ट आइटम का उसका बिजनेस था। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हरीश की जो है डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस जो है बंद हो जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरशिप का फीचर जो है वो एप्लीकेबल होगा। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है नो सेपरेट एंटिटी। दूसरा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तीसरा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। और चौथा है नन ऑफ दीज। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब तो होता है कि बिजनेस की और ओनर की जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होगी, जबकि बिजनेस और ओनर तो सेपरेट अलग अलग एंटिटी वाले होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी जो है वो लैक हो जाएगी क्योंकि एक अकेला ओनर था और उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। 13th क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू शो इट्स अकाउंट टू एनीवन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अकाउंट्स को किसी को भी दिखाने के लिए बाउंड नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है कंपनी। कंपनी बाउंड होती है, उसे अपने मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अपने अकाउंट शो करने होते हैं। पार्टनरशिप को सारे अपने अकाउंट्स पार्टनर्स को शो करने होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी को भी उसे अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जो अकेला ओनर है बस उसी को पता रहेगा कि कहाँ प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उन लोगों को अकाउंट दिखाना ज़रूरी होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। 14th नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इज प्रेजेंट इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इज प्रेजेंट रहता है। पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी, तीसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और चौथा है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 15। पूजा इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ क्लॉथ्स। पूजा एक क्लॉथ के बिजनेस में एंगेज है। शी हैज़ टू मैनेज ऑल द टास्क रिलेटेड टू द बिजनेस अलोन। वो सारे बिजनेस को अकेले ही, बिजनेस के जितने भी टास्क हैं उनको अकेले कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ हर वीक मार्केटिंग स्किल, और उसकी कमज़ोर मार्केटिंग स्किल की वजह से, एंड नॉलेज ऑफ हर बिजनेस, और बिजनेस में उसकी नॉलेज भी कम है, इज़ नॉट मेकिंग प्रॉफिट अप टू हर एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से उसे जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो पूजा का जो बिजनेस है वो कौन सा बिजनेस होगा, क्योंकि अकेला बिजनेस चला रही है पूजा। तो आंसर सीधा सिंपल है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। पहला दे रखा है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स
who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 2 में। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू कैरी बिजनेस एक्टिविटीज, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं है। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल ऑफ देम टुगेदर, ये भी नहीं है। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं इसमें। तो आंसर हमारा क्या होगा? पहला हो गया ए, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीड हो, और बिजनेस को या तो सब या उनके बिहाफ पर कोई एक उसे चलाने के लिए एग्रीड हो। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेइंग द फर्म्स डेट। पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को फर्म की डेट्स को पे करने में यूज नहीं किया जा सकता। गलत है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको फर्म के डेट्स को पे करने में यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बी होगा। सी जो आंसर हमारे सामने, सी जो ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स विल एंजॉय अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का अनलिमिटेड प्रॉफिट से तो कोई मतलब है नहीं। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसका भी अनलिमिटेड लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि फर्म की जो लायबिलिटी हैं वो फर्म अगर कैपेबल नहीं हो पा रही है पे करने के लिए तो वो शिफ्ट हो जाएंगी किसके ऊपर? पार्टनर्स के ऊपर। तो आंसर इज बी। 18th नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, ए बी एंड सी टुगेदर मेड अ डोनेशन ऑफ ₹60,000 टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड स्मार्ट हेल्थ केयर क्लब। एक हेल्थ केयर क्लब है स्मार्ट हेल्थ केयर क्लब, जिसको ए बी सी ने मिलके एक डोनेशन दिया है 60,000 रुपये का। कैन दिस कॉन्ट्रीब्यूशन बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप? क्या इसे हम पार्टनरशिप कहेंगे? ये पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी है? पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, रनिंग बिजनेस होना चाहिए। तो रनिंग बिजनेस तो है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? इनमें से कौन सी जो है वो पार्टनरशिप फर्म की एडवांटेज नहीं है? पहला सीक्रेसी, दूसरा ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, और चौथा मोर फंड्स। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सीक्रेसी होती है, कंपनी के कंपेरिजन में थोड़ी प्राइवेसी होती है पार्टनरशिप फर्म में। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना और बंद करना आसान नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है पार्टनर्स तक। तो इसमें हम ये कहें कि ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज तो है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि इसमें ये एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम एंड कवि वर इन अ पार्टनरशिप फर्म। कवि wants his son to enter into the firm. Shyam agree to this, but Ram does not agree to Kavi intention. Can Kavi bring his son to partnership? ये अपने सन को पार्टनरशिप में ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट का होना ज़रूरी है। अगर कोई एक पार्टनर भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाता है तो न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इज अ लिमिटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ मतभेद जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। तो मतभेद तो वहीं पर होंगे जहाँ पर कई सारे लोग होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मतभेद हो नहीं सकते। पार्टनरशिप में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर्स की होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा पार्टनरशिप।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं। पार्टनर्स जो हैं वो जनरली 6 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, तो आंसर जो है वो 6। पार्टनर्स हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, वो जो 6 टाइप हमने बताई उनमें से क्वेश्चन एक आ गया ये कि पार्टनर जो है वो कौन सा पार्टनर है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं करता है। तो डोरमेंट पार्टनर होगा वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल नाइदर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा पार्टनर जो ना तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ही लायबल टू पे द फर्म डेट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्टनर, लेकिन वो फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो पार्टनर माना जा रहा है इन द आई ऑफ थर्ड पर्सन। तो वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा, वो पार्टनर कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टोपेल। डोरमेंट पार्टनर तो वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पैसा लगा दिया। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और पार्टनर्स बाय एस्टोफिल का मतलब थर्ड पार्टी के लिए वो पार्टनर है, थर्ड पार्टी इसको पता है कि ये एक पार्टनर है फर्म के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप आर क्लासिफाइड इनटू, ड्यूरेशन के बेस पर पार्टनरशिप को कितनी टाइप्स कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरी बी पार्ट है जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, लॉन्ग पार्टनरशिप एंड शॉर्ट पार्टनरशिप। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, हमारा क्वेश्चन ये था हमारा कि पार्टनरशिप को ड्यूरेशन के बेस पर कितने उसमें बांटा जा सकता है। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड के बेस पर। तो टाइम पीरियड के बेस पर जो है वो विल पर हो सकती है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज वाइल अदर पार्टनर इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, एक की अनलिमिटेड होगी। तो एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड और एक की लिमिटेड होगी। तो आंसर हो गया अनलिमिटेड और लिमिटेड। किसी की लिमिटेड होती है और किसी की अनलिमिटेड होती है। वो जब रिटन एग्रीमेंट होता है उस टाइम पर ये डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट दैट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब एक पार्टनरशिप को बनाया जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसका क्या नाम होता है, उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुई हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होती है। फर्म का नाम मेंशन होता है क्योंकि फर्म का नेम, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस वो सब मेंशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस भी मेंशन हो जाती है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स में किसी तरीके का झगड़ा हुआ तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा वो भी रिटन में लिख दिया जाता है। लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा जाता। प्रॉफिट और लॉस जो होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाएगा वो रेशियो तो लिखा जाता है, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट तो बाद में पता चलेगा ना, जब बिजनेस चल रहा होगा तो वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड। इनमें से पहला ऑप्शन है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं है। ऑप्शनल है, यस, क्योंकि पार्टनरशिप को आप रजिस्टर्ड कराना चाहें तो करा सकते हैं, नेसेसरी भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शनल होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ और द फर्म। कोई भी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के या फर्म के अगेंस्ट में
केस नहीं कर सकता। दूसरा, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई पार्टनर केस नहीं कर सकता। सूट से मतलब केस। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर, फर्म भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकती। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं होंगी तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी तभी तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी, वो अपने आप में एक लीगल पर्सन बनेगी, तभी कोर्ट का मैटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर, एक पार्टनरशिप फर्म किस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल है पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने में। पार्टनरशिप एक्ट 1994 नाम का कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1922 नाम का कोई एक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है 1872, लेकिन वो पार्टनरशिप के लिए नहीं है। वो जब दो लोग आपस में किसी तरीके का कोई समझौता या एग्रीमेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो इनमें से किस लॉ के अंडर आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है ये। हिंदू लॉ 2002 नाम का कोई वो नहीं है एक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड लॉ 1994 भी नहीं है। हिंदू फैमिली लॉ 1965 भी नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है जो 1956 में बना था। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हु कैरी ऑन बिजनेस एंड इज द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड, वो पर्सन जो जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को चलाता है, उसका पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है और वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको हम कहते हैं कर्ता। उसको कहते हैं हम कर्ता। तो कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आंसर जो है वो हमारा कर्ता होगा इसका, डी, वो ए। 34 क्वेश्चन है हमारा, ऑल मेंबर्स हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर आर नोन एज, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी इक्वल ओनरशिप राइट होती है हर उस प्रॉपर्टी पर जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? वो फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कॉपर्सनर्स के नाम से जाना जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में उनको कहा जाता है कॉपर्सनर्स। जो एंसेस्टर विरासत की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, उन पर पूरा राइट हर मेंबर का होता है, वो मेंबर नाम कहलाता है कॉपर्सनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज, कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, वाइल दैट ऑफ द अदर मेंबर इज लिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर HUF लॉस में जाती है तो उस लॉस की रिकवरी कर्ता की पर्सनल एसेट से तो की जा सकती है, लेकिन मेंबर्स की पर्सनल एसेट से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन अ माइनर बी ए मेंबर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर जो है वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही वो बच्चा उस फैमिली का मेंबर उसी तभी बन जाएगा जब बाय बर्थ उसे मेंबरशिप मिल जाएगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज अ मेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इनमें से कौन सी जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेरिट मतलब एडवांटेज है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, दूसरा है डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स, तीसरा इफेक्टिव कंट्रोल और चौथा लिमिटेड रिसोर्सेज। इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो इसमें से एक मेरिट हो सकती है, क्योंकि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का तो कोई वो नहीं है, उसमें कई मेंबर्स होते हैं और कर्ता भी होगा। डिस्प्यूट, मेंबर्स में डिस्प्यूट भी देखने में नहीं होगा क्योंकि वो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। लिमिटेड